स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले शीर्षक में यूरोप में 1830 में जो क्रांतियां हुई उन क्रांतियों के बारे में जान चुके हैं और हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार 1830 ईस्वी में सर्वप्रथम फ्रांस में क्रांति हुई और तत्पश्चात इस क्रांति का प्रभाव बेल्जियम या हम उसे कहें यूनान या यहाँ के राज्यों पर पड़ा और हम समझ सकते हैं कि इसके साथ ही लगभग संपूर्ण यूरोप पर किसी न किसी प्रकार 1830 की क्रांति का प्रभाव अवश्य पड़ा। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी 1832 का जो सुधार अधिनियम था वह सुधार अधिनियम 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव का ही परिणाम था। जिस तरह 1830 ईस्वी में फ्रांस में सर्वप्रथम क्रांति हुई और तत्पश्चात इस क्रांति का प्रभाव लगभग संपूर्ण यूरोप पर पड़ा, ठीक उसी प्रकार 1848 ईस्वी में भी फ्रांस में क्रांति हुई और इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर पड़ा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा और 1848 की क्रांति के कारण ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का पतन हो गया। पहले हम यह जानना चाहेंगे कि 1848 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुई उस क्रांति के कारण क्या थे, उन पे हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे हमें ज्ञात है कि जब 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में चार्ल्स दशम के निरंकुश शासन का अंत हुआ और चार्ल्स दशम के स्थान पर लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट बना। और लुई फिलिप जो था, प्रारंभ से ही उसकी कई कठिनाइयां रही, क्योंकि लुई फिलिप फ्रांस में मध्यम वर्ग की विजय के रूप में, या हम कह सकते हैं कि मध्यम मार्गी नीति के कारण फ्रांस के लोगों ने लुई फिलिप को सम्राट बनाना स्वीकार किया था। और दूसरी बात यह थी कि फ्रांस के सिंहासन के लिए उस समय जो यूरोप में वैध राजसत्ता का सिद्धांत था, वियना कांग्रेस ने जो न्यायोचित राजसत्ता के सिद्धांत के तहत पुनः पुराने राजवंशों को विभिन्न देशों में सिंहासनासीन किया था, तो उस दृष्टि से लुई फिलिप का जो सिंहासन पर अधिकार था, कई विद्वानों की दृष्टि में, कई फ्रांस के राजनीतिज्ञों की दृष्टि में वह अवैध था, क्योंकि चार्ल्स दशम के बाद वैध रूप से जो न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अनुसार चार्ल्स दशम का पौत्र काउंट ऑफ शाम्बोल्ड वही जो है गद्दी का उत्तराधिकारी हो सकता था। ये हम वैध राजसत्ता या न्यायोचित राजसत्ता के सिद्धांत के अनुसार जो वियना कांग्रेस ने पारित किया था उसकी बात कर रहे हैं। यद्यपि लुई फिलिप भी बूर्बोवंशी था, परंतु लुई फिलिप एक दूर की जो ओरियंस की जो शाखा थी बूर्बोवंश की, उस शाखा से था, इसलिए कई राजनीतिज्ञों की दृष्टि में लुई फिलिप जो है सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गद्दी के लिए लुई फिलिप का चुनाव प्रतिनिधि भवन ने किया था, जबकि संवैधानिक दृष्टि से प्रतिनिधि भवन को राजा को चुनने का अधिकार नहीं था। एक तो एक पक्ष यह है, किंतु इस पक्ष की भी कमी यह है कि
प्रतिनिधि भवन में 430 सदस्यों में से 219 सदस्यों ने ही लुई फिलिप को या लुई फिलिप के पक्ष में मत दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि 430 में से 219 बहुत बड़ा बहुमत या कोई भी बड़ा बहुमत नहीं था। बहुत कम अंतर से लुई फिलिप को गद्दी का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया था, इसलिए उसका पक्ष कमजोर था। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि उस समय फ्रांस में गणतंत्रवादी जो लोग थे, यद्यपि वह चुप रह गए थे या हम कह सकते हैं दब गए थे, परंतु गणतंत्रवादी भी लुई फिलिप की नीति से खुश नहीं थे, क्योंकि गणतंत्रवादी चाहते थे कि लुई फिलिप फ्रांस में सुधार करे और गणतंत्र की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करे, परंतु लुई फिलिप ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। दूसरी ओर जो बोनापार्टिस्ट दल के नेता थे, वे नेपोलियन के पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए वे भी लुई फिलिप के विरोधी थे। साथ ही साथ जो राजतंत्र के समर्थक लोग थे, वे राजतंत्र को और मजबूत बनाना चाहते थे और चाहते थे कि राजतंत्रवादियों को और शक्ति मिले, निरंकुशता की ओर लुई फिलिप आगे बढ़े, इसलिए वे भी खुश नहीं थे। कहने का अर्थ ये है कि लुई फिलिप की जो मध्यम मार्गी नीति थी, उस नीति से न तो राजतंत्रवादी खुश थे, न गणतंत्रवादी खुश थे, न बोनापार्टिस्ट दल के लोग खुश थे, और सुधार न होने के कारण आम जनता भी उससे खुश नहीं थी। इसलिए जो उसकी मध्यमवर्ती नीति थी, एक प्रकार से वह यथास्थिति को बनाए रखना चाहती थी, और जिस कारण फ्रांस की जनता उसकी इस नीति से ऊब गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे लुई फिलिप का विरोध बढ़ने लगा और 5 वर्षों में ही उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। पहला विद्रोह सामूर्त के समर्थकों ने किया, जो कि 4 दशक का पौत्र था। साथ ही साथ फिर गणतंत्रवादियों ने भी विरोध किया, उन्होंने विद्रोह किया, और यहाँ तक कि एक बार तो लुई फिलिप की हत्या का भी प्रयास हुआ, इसलिए उसका विरोध निरंतर जारी रहा। लुई फिलिप की उसके विरुद्ध जो क्रांति हुई, उस क्रांति का एक कारण यह भी था कि लुई फिलिप सुधारों का घोर विरोधी था। लुई फिलिप किसी भी तरह फ्रांस में सुधार नहीं चाहता था, और इसलिए उसने जो यथास्थिति की नीति अपनाई, इस कारण उसका विरोध निरंतर बढ़ता गया। साथ ही साथ लुई फिलिप के जो मंत्री थे, उनका दृष्टिकोण और लुई फिलिप का दृष्टिकोण भी परस्पर विरोधी था। लुई फिलिप के मंत्री चाहते थे कि लुई फिलिप एक संवैधानिक प्रमुख की तरह शासन करे और सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथों में रहने दी, जबकि लुई फिलिप की इच्छा थी कि वह स्वयं शासन करना चाहता था। उसका मानना था कि वह इंग्लैंड के राजा के समान केवल दर्शनीय मूर्ति बनकर नहीं रहना चाहता है, इसलिए वह वास्तविक शासन करना चाहता था। इस कारण दोनों में जो दृष्टिकोण में जो अंतर आया, उस कारण भी उसके विरुद्ध क्रांति हुई। यद्यपि बाद में उसको जो गुइजो उसका मंत्री था, सभ्यता का इतिहासकार, जिसने इतिहास लिखा, सभ्यता का इतिहास, गुइजो के विचार उससे मिलते थे, क्योंकि गुइजो भी जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। और बाद में जब गुइजो और लुई फिलिप दोनों के विचार मिलने लगे, तो उन्होंने निरंकुश शासन स्थापित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जनता धीरे धीरे उसके विरुद्ध हो गई। इधर जो है गणतंत्रवादी निरंतर सुधारों की मांग कर रहे थे। समाजवादी एक नया जो सिद्धांत समाजवाद का था कि समाजवादियों का एक जो नया समाजवादी विचारक थे, सेंट साइमन फाउरिये, इनके विचार ये थे कि वे चाहते थे कि समाजवाद जो है आम जनता तक पहुंचे, और उन्होंने उद्योगों के बारे में, मजदूरों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करने आरंभ किए। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मजदूरों को और अधिकार दिए जाए, मजदूरों के कष्ट दूर करने के लिए सरकार प्रयास करे, लुई फिलिप प्रयास करे। इसी बीच लुई ब्लान की पुस्तक श्रम का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर,
का प्रकाशन हुआ, जिसने यह मांग की कि मजदूरों को काम का अधिकार मिलना चाहिए। और इस कारण धीरे धीरे समाजवादी भी फ्रांस में प्रभावशाली हो रहे थे। वे चाहते थे कि सभी मजदूरों को काम मिले, उनको सुविधाएं मिले, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और इस कारण भी एक जो समाजवादी वर्ग था वह भी लुई फिलिप का विरोधी बन गया। परंतु लुई फिलिप था कि वह किसी भी प्रकार सुधार करना नहीं चाहता था। उसने धीरे धीरे अपनी दमन नीति के कारण कहीं भी विद्रोह या जुलूस प्रदर्शन करना, इस पर रोक लगा दी। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जनता की आवाज को रोकने का प्रयास किया गया। अब जनता ने और राजनेताओं ने, जिनमें एक प्रसिद्ध दल था प्रगतिवादी दल, उसका नेता था डियर ने सुधारों की मांग करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। या हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस में जो सुधार के समर्थक लोग थे, जो सुधारवादी लोग थे, उन्होंने अपनी मांग रखने और फ्रांस में सुधारों के लिए एक माहौल तैयार करने के लिए एक नया तरीका निकाला। और इन लोगों ने एक सुधार भोज, विभिन्न फ्रांस के विभिन्न नगरों में सुधार भोजों का आयोजन करना आरंभ कर दिया। इन सुधार भोजों में बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी लोग जुटते, फ्रांस में सुधारों पे चर्चा करते, और सुधारों पे चर्चा करते करते साथ साथ वो भोजन करते। इस तरह फ्रांस में सुधारों की मांग के लिए सुधार भोजों का आयोजन किया जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे फ्रांस में एक जन चेतना उभर आई और लुई फिलिप के विरुद्ध एक वातावरण तैयार हो गया। और इसी तरह के एक विशाल सुधार भोज का आयोजन 22 फरवरी 1848 को पेरिस में किया गया। इस विशाल सुधार भोज में असंख्य विद्यार्थी, मजदूर, बुद्धिजीवी लोग एकत्रित हुए। यद्यपि सरकार ने इस सुधार भोज पे रोक लगाने का प्रयास किया, इसको निषिद्ध कर दिया, परंतु फिर भी असंख्य विद्यार्थी, मजदूर, बुद्धिजीवी लोग, क्रांतिकारी इस सुधार भोज में सम्मिलित हुए। और भोज के बाद वो प्रदर्शन करने लगे, सुधारों की मांग करने लगे, और जो सुधारों का विरोधी लुई फिलिप का मंत्री गुइजो था, उसको बर्खास्त करने की मांग करने लगे। दूसरे दिन भी ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहा। गुइजो ने रक्षक दल को शांति स्थापना के लिए भेजा, परंतु वह भी, जो गुइजो का रक्षक दल था, वह भी क्रांतिकारियों या प्रदर्शनकारियों से मिल गया। सुधारों की इस जबरदस्त मांग को देखते हुए लुई फिलिप ने गुइजो को बर्खास्त कर दिया और जनता को यह आश्वासन दिया कि वह उनकी मांग को पूरा करेगा। ऐसी स्थिति में अब ऐसा लग रहा था कि संभवतः अब पेरिस में शांति स्थापित हो जाएगी और जनता मान जाएगी। लेकिन तभी गुइजो के घर की रक्षा करने वाले सैनिकों ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस गोलीबारी में 23 आदमी मारे गए और 30 बुरी तरह जख्मी हो गए। इससे जनता भड़क गई और पेरिस में मृत लोगों के शवों का जुलूस निकाला गया, जिससे नगर में बड़ी उत्तेजना फैली। राजा को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और अब तक जहां जनता ये मान गई थी कि लुई फिलिप ने जो आश्वासन दिया है उसके अनुसार सुधार हुए और सुधार जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, 23 लोगों की मृत्यु के बाद अब जनता जो है गणतंत्र जिंदाबाद के नारे लगाने, जनता ने गणतंत्र जिंदाबाद के नारे लगाने आरंभ कर दिए। अब जो है जनता सुधारों से ही संतुष्ट नहीं थी, बल्कि राजतंत्र की जगह गणतंत्र चाहती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 24 फरवरी को जनता ने सड़कों पर और गलियों में मोर्चाबंदी कर ली। सारे नगर में युद्ध जैसी स्थिति हो गई और भीड़ ने लुई फिलिप के महल को घेर कर चारों ओर से घेरा डाल दिया, गोली की वर्षा महल पर कर दी। और इसका परिणाम यह हुआ कि लुई फिलिप घबरा गया और उसने सिंहासन को त्यागने की घोषणा की और अपने पौत्र पेरिस के काउंट को राजा बनाने की घोषणा के साथ वह अपनी पत्नी सहित इंग्लैंड भाग गया। इस तरह फ्रांस में 1848 की क्रांति सफल हो गई। जनता ने लुई फिलिप की जो मांग थी या लुई फिलिप का जो प्रस्ताव था अपने पौत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ना, उसको स्वीकार नहीं किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1848 में
फ्रांस में एक प्रकार से कह सकते हैं दूसरी बार गणतंत्र की स्थापना हुई और इस तरह 1848 की फ्रांसीसी क्रांति सफल रही।